हफ्ते से ज्यादा खांसी रहती है, बलगम निकलता है, सीने में दर्द रहता है, बुखार रहता है, भूख मर गई है, वजन कम हो चुका है, ये 15 दिन 20 दिन से भी यदि इस तरीके की शिकायत हो खांसी बलगम की, तो बलगम की जांच कराने की जरूरत होती है। और ये जांच हर ब्लॉक में, 1 लाख की आबादी में एक लैब खोली गई है सरकार के द्वारा पूरे देश में। जिला अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। जो गांव के मेरे भाई हैं बहन हैं, वो गांव में ही अपने ब्लॉक में जाकर के वहां बलगम की जांच करा लें। और बलगम में यदि टीबी का बैक्टीरिया मिलता है तो वहीं से इलाज शुरू हो जाएगा। मुफ्त इलाज होता है, कार्ड बन जाता है, पूरे 6 महीने की दवाई उनको उनके गांव में ही भेज दी जाती है। इस प्रकार की सरकार की व्यवस्था है। कुछ मेरे जो पढ़े लिखे भाई हैं वो गांव से माता जी को दिल्ली ले आते हैं, दिल्ली में बड़े अस्पताल में उसकी जांच कराते हैं, और मेहरौली से फिर वो चिट्ठी बन करके फिर वो बुलंदशहर के गांव में जाती है, ब्लॉक में, कि भाई आपका इलाज तो माता जी का वहीं से बुलंदशहर से ही मिलेगा। तो मेरा सभी भाई बहनों से, जो विद्वान भाई बहन है, सबसे निवेदन ये है कि अगर उनका कोई भी रिश्तेदार, कोई भी निकट संबंधी अगर गांव के किसी भी दूर दराज इलाके में रहता है, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 75 जिलों में अगर किसी भी गांव का मरीज है, वो भाई अथवा बहन अपने इलाके के नजदीक के सरकारी अस्पताल में जाके बलगम की जांच यदि करा लेते हैं, उसी से 50% मरीजों का पता लग जाएगा। ना खून की जांच की जरूरत है, ना एक्सरे की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बलगम की जांच से ही इसका पता चल जाता है, और इलाज भी बलगम की जांच के आधार पर दे दिया जाता है। और उसमें किसी प्रकार की कोई अगर बदमाशी कोई करता है तो मैं तो अपना टेलीफोन नंबर है मेरे पास, मैं 75 जिलों के सभी अधिकारियों से टेलीफोन से बात कर सकता हूं। जो स्टेट टीबी ऑफिसर हैं डॉक्टर भटनागर यूपी के, वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत सम्मान करते हैं। अगर कोई जिले का अधिकारी या जिले का कर्मचारी बात नहीं मानता है या गड़बड़ करता है, तो मैं स्टेट टीबी ऑफिसर से उसकी शिकायत भी कर सकता हूं। हालांकि मुझे ऐसा आज तक मौका नहीं मिला, 7 साल मुझे रिटायरमेंट को हो गया है, और रोजाना दूसरे दिन कहीं ना कहीं से टीबी के मरीज के बारे में मेरे से टेलीफोन से बातचीत होती रहती है। तो कहीं कोई दिक्कत मुझे आज तक आई नहीं है। तो फेफड़ों की टीबी के लिए तो हमें ये करना होता है। दिमाग की टीबी हो, गर्दन की गांठों की टीबी हो, हड्डी की टीबी हो, आंतों की टीबी हो, इसके लिए आपको जनरल फिजिशियन को दिखाना पड़ेगा या हड्डी के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर हड्डी के डॉक्टर साहब आपको रीढ़ की हड्डी में टीबी बताते हैं तो उसका इलाज तो मिलेगा गांव से, लेकिन उसकी जांच जो है वो ऑर्थोपीडिक सर्जन ही करेंगे, चाहे वो जिले अस्पताल के हों या किसी भी बड़े अस्पताल के हों। मगर इलाज आपको गांव में ही रेफर हो जाएगा मरीज, और जैसे ही वो अपने गांव पहुंचेगा वहां के सरकारी अस्पताल में वो कागज पहुंचाने से उसका इलाज वहीं से शुरू हो जाएगा। तो ये बातें कुछ मैंने शॉर्ट में टीबी के मरीज के बारे में आपको बताई हैं। और ऐसा मेरा अनुभव है कि इस समय टीबी के मरीज के साथ कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। हम 100% टीबी के मरीजों को बिना किसी पैसे के बचाने में सक्षम हैं, क्योंकि मैंने लगभग 20 साल से ज्यादा मैंने इस प्रोग्राम में काम किया है, और कई कई हजार मरीजों का इलाज मैंने एक एक जगह बैठ के किया है। तो ये मेरी जानकारी है, सभी भाई बहन इसको अन्यथा ना लें, क्योंकि हम सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं या निर्धन समाज के बीच में हम पले बड़े हैं। हम जहां के भी रहने वाले हैं, जहां से भी हमारे रिश्ते नाते हैं, उन में जब भी हम जाते हैं, अगर कोई मेरा भाई बहन कमजोर स्थिति में खांसता हुआ, क्योंकि टीबी के मरीज का तो चेहरा देखते ही आप 50% मरीजों को तो चेहरा देख के ही बता सकते हैं कि देखो इसको ये बीमारी हो सकती है।
तो आप उसमें उन गरीबों की मदद करें, उनका हौसला बढ़ाएं। हाँ, रोहित सर ने हैंड रेज किया है। सर, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं सर? रोहित सर। हाँ, डॉट्स जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, DOT, इसका मतलब ये है कि हम आजकल जो दवाइयां, पहले हफ्ते में 3 दिन दवाइयां खिलाई जाती थी, जो गांव की आशा या आंगनवाड़ी या प्रधान जी के घर वो 6 महीने का डिब्बा रख दिया जाता था और मरीज को हफ्ते में 3 दिन आकर के हमारे सामने दवाई खिलाई जाती थी। हम सरकारी, जो मेरा जो टीबी का अस्पताल था इटावा में, उसमें 60 बेड थे, लगभग 40 मरीज वहां भर्ती रहते थे। हम उनको अपने सामने एक साथ बैठा करके उनको वो 7 गोली का पैकेट उनके हाथ में देते थे और उनको ये कहते थे कि भाई आप इसको खाइए और जीभ निकाल करके दिखाइए वो गोली आपकी गले के नीचे उतर गई हैं या नहीं उतर गई हैं, और गले को भी देखना है कि उसने गोलियों को अंदर सटक लिया है। तो इतने निर्देश को कहते हैं डॉट्स, यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। मरीज को 6 महीने की दवाई दी जाती है लेकिन डायरेक्ट मरीज को नहीं दी जाती है। हाँ, अब कुछ गवर्नमेंट ने चेंज किया है। परिवार का कोई समझदार सदस्य भी अपने नाम से वो दवाइयां इशू करा सकता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सामने अपने हाथ से उस मरीज को दवाई खिलाए और एक कार्ड उसको दिया जाता है जिसमें रोजाना टिक का निशान लगाना होता है। तो उसकी कार्ड की भरने को भी वो समझाते हैं हमारे जो कर्मचारी हैं, ये हमने दवाई खिलाई और ये हमने टिक इस पे मार्क कर दिया है। और यदि मरीज को वो दवाई बिना देखे हम खिलाते हैं तो टिक तो लगा देंगे और उस पर गोला खींच देते हैं, क्योंकि ये देखने में आया है कि रोगी कोई भी क्यों ना हो, दवाइयां अपनी खाते ही नहीं हैं। लापरवाही अच्छे अच्छे रोगी कर देते हैं, भूल जाएंगे या कुछ भी करेंगे। इसमें लापरवाही जो है वो मरीज के जीवन के लिए बहुत खतरनाक होती है। आपके यहाँ जैसे आप स्कूल में कोई मेरे अध्यापक बंधु है या कोई प्रधानाचार्य है, अगर स्कूल के किसी बच्चे को ये बीमारी निकलती है तो हम प्रधानाचार्य महोदय को वो दवाइयां डिब्बा 6 महीने का दे देते हैं और उनको ये समझा देते हैं कि इस तरीके से इस कार्ड पर आप दवाइयों को भरें। और 2 महीने बाद हमारे कर्मचारी बीच बीच में आकर के उसको चेक भी करते रहते हैं। हम भी क्षेत्र में जाते थे चेक करने के लिए, और कोई गलती हो रही है तो उसको दूर करने के लिए तुरंत उसका उपाय भी सुझाते थे। तो और किसी भाई बहन को टीबी के बारे में कोई प्रश्न करना हो तो वो प्रश्न कर सकते हैं। पहले तो जिस भाई ने आपको ये ज्ञान दिया है उसका नाम और उसका नंबर मेरे को जरूर बताइएगा। ऐसा नहीं होता है। पहले तो 7 दिन की बजाय सिर्फ 3 दिन ही हफ्ते में दवाई खिलाई जाती थी, 4 दिन खिलाई ही नहीं जाती थी। लेकिन अब सरकार ने इस नीति को बदल दिया है, अब रोजाना दवाई खिलाई जाती है। आप तो दवाई खाने की, एक दिन छोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ ये सूचना देते हुए सभी भाई बहनों को बड़ा ताज्जुब होगा, टीबी के 30% मरीज बिना इलाज के भी अपने आप स्वतः ठीक हो जाते हैं। टीबी के 30% मरीज स्वतः ही बिना दवाई के केवल अच्छा खाना पीना करने से स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। ये भी एक स्टडी है। और पब्लिक के अंदर 40% आबादी को टीबी का इन्फेक्शन पाया जाता है।
मेरे गरीब लोगों में तो 100% टीबी की बीमारी का इन्फेक्शन हो चुका है, लेकिन ये बीमारी सिर्फ 40 में से 2 को ही होगी। 100 में से सिर्फ 4 लोगों को ही ये बीमारी होगी और उनको इलाज लेने की जरूरत पड़ेगी। बाकी 90 और 95% जो मेरे भाई बहन हैं वो अपने खाने पीने से, रहन सहन से स्वतः ही टीबी को कंट्रोल करते रहते हैं, उन्हें बीमारी नहीं होती है। ये सर मेरी स्टडी नहीं है, ये भारत सरकार की स्टडी है और मैं भारत सरकार से ही मैं ट्रेंड आदमी हूं। नेशनल लेवल की ट्रेनिंग मैं ले चुका हूं टीबी के बारे में। जो शब्द मैं यहां बोल रहा हूं, यदि किसी भी भाई बहन को किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी कोई 2 तरीके की शब्द मिले, उस भाई का नाम और उसका टेलीफोन नंबर मुझे जरूर दे दें और मेरा नाम और टेलीफोन नंबर भी उनको जरूर बता दें, ताकि मैं सीधे सीधे इस अज्ञानता को पूरे देश में दूर कर सकूं। मैंने नेशनल लेवल की ट्रेनिंग दिल्ली से कई बार ली है और हैदराबाद में जाने वाला भी उत्तर प्रदेश का मैं पहला अधिकारी रहा जो 2011 जून में हैदराबाद की ट्रेनिंग में गया, जिसमें भारत के 15 राज्यों ने भाग लिया था। तो सर बहुत काम किया है, बड़ा सम्मान मिला है हमें सरकारी सेवाओं में रहते हुए भी। तो उसकी यहाँ चर्चा करने से ज्यादा लाभ नहीं है। ज्यादा लाभ ये है कि मैं अपने समाज की कैसे सेवा कर सकूं, कैसे अपने भाई बहनों को, ये डर है टीबी का नाम सुनते ही जो गलतफहमी मेरे भाई बहनों को होती है, एक तो मैं उससे आपको 100% निश्चिंत करना चाहता हूं। टीबी 30%, मैंने कहा ना कि जो क्लियर कट केस है टीबी के, वो भी स्वतः ही ठीक हो जाते हैं बिना इलाज के, अगर डाइट सही तरीके से ले तो। मतलब आपको ये प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, जो नेशनल टास्क फोर्स के चेयरमैन रहे, जो इस समय रिटायर हैं, केजी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे वो, ये उनके द्वारा जो प्रेजेंटेशन किया गया था, ये मैं उसकी ये स्लाइड की जानकारी आप सबको दे रहा हूं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। क्योंकि कई बार जो पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो उनको जो है हम पूछते हैं कि जैसे चेस्ट ऑस्कल्टेट किया और एक्सरे में कई बार फाइंडिंग दिखी और ऑस्कल्टेशन में भी फाइंडिंग मिली, क्रेपिटेशंस मिले, जो पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस फाइब्रोसिस जो होती है तो वो रहती है। तो उनसे जब पूछते हैं कि कभी आपको टीबी हुई थी, कि टीबी कभी नहीं हुई। फिर उनसे और कंफर्म करने के लिए पूछते हैं, कभी टीबी की दवा जो खाली पेट खिलाई जाती है, लाल लाल कैप्सूल होता है, फिर उसके बाद लाल लाल पेशाब होती है, तो कभी ऐसा लंबा ट्रीटमेंट चला था 6 महीने का या 9 महीने का? तो कहते हैं नहीं, कभी कोई ट्रीटमेंट ऐसा हमने नहीं लिया। तो उससे ये कंफर्म हो जाता है कि इन मरीजों को ट्यूबरकुलोसिस थी और ये अपने आप ठीक हुए, इन्होंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया। क्योंकि इंडिया में ये एक तरह से एंडेमिक है, पहले तो बहुत ज्यादा था, अब कंट्रोल हुआ है। तो लोग पहले ठीक हो जाया करते थे ऐसे ही, उनको इम्यूनिटी अच्छी होती थी और ऐसे मरीजों की ये ट्यूबरकुलोसिस अपने आप ठीक हो जाती थी। तो कई सारे मरीज ऐसे मिलते हैं। जी। तो ये जो ये ये सर जो ये सही बात है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो है, ये आम पब्लिक में 40% पॉजिटिव पाया जाता है, लेकिन जी 2% को ही डिसीज लाइफ में हो पाती है। 38% अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। हाँ, डॉक्टर सीबी सिंह सर ने हैंड रेज किया। सर आप आए, सर बताएं। सर जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। जी सर, आए सर। जय जय भीम, नमो बुद्धाय सर। टॉपिक बढ़िया है सर, लेकिन क्योंकि आज डॉक्टर विशेष है, डॉक्टर एक सामाजिक प्राणी है और वो भी ऐसा सामाजिक प्राणी है जो जमीन पर रहता है, जिसको जमीन से लेके आसमान तक की पता होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो उस घर को भी देखता है जहाँ ब्रेड बटर खाते हैं,
वो उस घर को भी देखता है जहाँ सूखी रोटी खाते हैं, और वो उस घर को भी देखता है जिस घर में रोटी ही नहीं बनती, क्योंकि वो सारे के सारे उसके पास आते हैं। किसी ना किसी उससे रोटी नहीं बनेगी तो शरीर की इम्यूनिटी चली जाएगी, तो बीमार होगा। अगर वो वैसे बीमार होगा तो दवाई को पैसे नहीं होंगे, वो वैसे पता पड़ जाएगा कि ये क्या खाता है। और अगर किसी आता है और कहता है आप लिख दो, मैं सब कुछ ले सकता हूं, तो उसकी सोशो इकोनॉमिक भी पता पड़ जाती है। तो इसलिए मैं डॉक्टर को वो जमीन का प्राणी मानता हूं जो हर समाज में हर तबके को बड़ी नजदीकी से जानता है। इसलिए इससे बढ़िया कोई टीचर या इससे बढ़िया कोई बुद्धिजीवी नहीं हो सकता समाज को दर्पण दिखाने के लिए। चाहे सामाजिक ज्ञान के लिए, वो सामाजिक ज्ञान बड़े आराम से प्रचार कर सकता है, स्वास्थ्य का ज्ञान भी बड़े अच्छे से प्रचार कर सकता है अपने कैंप लगा के। और वो ये भी बता सकता है समाज में कि आपको हायर एजुकेशन यानी कि आगे कैसे पढ़ना है। क्योंकि ये किसी ने कहा है, अगर समाज का बुद्धिजीवी पथ भ्रष्टक हो जाए तो वो समाज भी विघटन पे यानी कि वो समाज भी नीचे आने लगता है। इसलिए जितने भी समाज में बुद्धिजीवी हैं या जिस क्षेत्र में हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि वो समाज को दर्पण सही दिखाएं, ताकि समाज में उन्नति और उत्थान की ओर बढ़ सके। चाहे वो आर्थिक दिखाएं, चाहे वो स्वास्थ्यिक दिखाएं, चाहे वो सामाजिक दिखाएं। क्योंकि ये महापुरुषों का है, आज तक की जिंदगी में इतिहास में जितने भी महापुरुष हुए हैं वो सभी ने सामाजिक उत्थान के लिए अपने ज्ञान को एक ईमानदारी से और सही रूप में रखा है। यही हमारा आज डॉक्टर का स्पेशल है होता है। तो उसमें सभी को हम लोग एक जोड़ के उस चीज को ले जाते हैं कि आप ज्ञान की तरफ भी जाइए, आप समाज की तरफ भी जाइए, आप उस तबके को भी देखिए जिसके पास रोटी नहीं है, उसकी भी मदद करिए। और डॉक्टर वो भी प्राणी है, अगर उसके मरीज पे पैसा नहीं है तो खड़े खड़े दवा भी लिख देता है या अपनी गांठ से मंगा के दे देता है। क्योंकि वो 5 साल घिस घिस के 5 साल उसके दिमाग में इतनी भर दी जाती है कि भाई तू गरीबों के लिए बना है, तेरा जो जिंदगी है वो तेरी गरीबों के लिए समर्पण है। समाज के तेरा जो शरीर है वो तेरा नहीं है, वो शरीर तूने दान कर दिया इस समाज के लिए। और तू जब जिएगा तो समाज के लिए जिएगा और मरेगा तो भी समाज के लिए मरेगा, क्योंकि बहुत सारे डिसीज में भेंट भी चढ़ जाते हैं। तो इसलिए अपने डॉक्टर्स का जो महत्व है वो समाज में काफी है, जो जड़ से लेके ऊपर तक, गरीब से लेके आखिर तक सब में जाता है। इसलिए इससे ज्यादा और महत्व कोई मैं समझता नहीं हूं। लेकिन परिवेश बदलते जाते हैं। आज का जो पुराने हैं 60 के जितने डॉक्टर हैं उनमें कूट कूट के भरा हुआ है कि गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, लेकिन गरीब की सेवा जरूर चाहिए। लेकिन बीच का दौर आता है कि थोड़ी गाड़ी भी चाहिए, थोड़ा पैसा भी चाहिए और इलाज भी मैं कर दूंगा। अब ये दौर आ गया है कि भाई इलाज हो ना हो, पैसा जरूर होना चाहिए। ये आज के समाज का दर्पण है, जिससे ये डॉक्टरी पेशा थोड़ा नीचे आ गया है। जब लोग, आप बहुत पुराने होंगे, 60-70 के लोग होंगे, उनके सामने मरीज हाथ जोड़े खड़ा रहता था कि हाँ मेरे डॉक्टर साहब, उनके सामने नहीं पड़ता था और एक जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होती थी। डॉक्टर साहब ने जो बोल दिया वो सही है, लेकिन बीच में उसने हाथ जोड़े लेकिन बहस नहीं की। लेकिन आज का जो दर्पण है वो मरीज बहस भी करता है और आपको विश्वास भी नहीं करता। वो जानता है कि अब कुछ इसमें घालमेल है, कुछ इसमें व्यापार चल रहा है। इसलिए जो डॉक्टरों का ये जो पतन हुआ है मेडिकल का, ये हमारी देन है या इस आगे उन्नति की देन है या नए समाज का जो पौधा है
उसकी देन है। तो हम जो डॉक्टरों का है, हमारा ये फर्ज बनता है, जितने भी पुराने बुद्धिजीवी हैं, कि वो चाहें जहां भी डॉक्टर मिलें, जहां भी जूनियर मिलें, उनको सेवा भाव का दर्पण जरूर दिखाएं। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैंने बोलना था कि सर ने बोला था डॉट सेंटर, डॉट सेंटर सर ने बोला था, तो डॉट सेंटर क्यों खुला? देखा कि इंडिया के अंदर हमारे पास पैसा तो था नहीं, गरीब देश है, इसके लिए WHO पैसा देता था, गरीब देश था, तो लोग बहुत ज्यादा थी, टीबी से बहुत लोग मरते थे। उसने कहा भाई टीबी अभियान चलाओ, ट्रीटमेंट। लेकिन उसने पैसा तो दिया, और वो पैसा सरकार इतनी कमजोर थी, उस पैसे को कहीं लगा देती थी, और टीबी के केस उतने ही रहते थे। जब WHO सर्वे करता था तो उसे लगता था यार टीबी के रेट तो बढ़ गया, इंसिडेंस रेट, बजाय घटने के। उसने भारत सरकार को आगे चल के रोक दिया कि भाई हम तब तक ये पैसा नहीं देंगे जब तक आप इंसिडेंस को नीचे नहीं करते हो। तब हमारे सरकार ये पॉलिसी बननी शुरू हुई। और ये पॉलिसी क्यों बनी कि हमारी दवा देते हैं, पहले सिंगल ड्रग पर ट्रीटमेंट होता था, स्टेप्टोमाइसिन की खोज हुई थी, सिंगल ड्रग ट्रीटमेंट पे कुछ ठीक होते थे, कुछ नहीं। फिर 2 ड्रग ट्रीटमेंट आया, रिफेम्पिसिन आ गई 2 की, वो देते थे तो कुछ ठीक हुए, लेकिन रेजिस्टेंट डेवलप होने लगा, मतलब ड्रग भी डेवलप होने लगी। तब ये सरकार ने देखा कि भाई ये ऐसे नहीं चलेगा, तो जो डॉक्टर देते थे वो तरह तरह से देते थे। कोई डेली रिजीम देता था, कोई बाई वीकली देता था, कोई अल्टरनेटिव देता था। लेकिन जब इनका आप देखा, एक लिटरेचर आया, उन्होंने देखा कि ये किसी भी रिजीम में देते हैं, लेकिन जो बेटर रिजीम है वो डेली रिजीम इज द बेटर, उसमें रेजिस्टेंट कम होता है। इसलिए डॉट सेंटर का जन्म किया, ये पॉलिसी लाई गई कि हम इनको अपने हाथ से दवा खिलाएंगे ताकि ये जेब में रख के ना ले जाए और फेंक ना दें इसको। तभी MDR डेवलप हुए थे, जिससे अगर किसी के घर में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट डेवलप हो गया, उसके घर में डेथ होती थी, और आज भी हो रही है। तो टीबी बहुत तरह की है, इसलिए इसको बनाया गया, सेंटर बनाए गए, अलग डिपार्टमेंट बनाया गया कि मरीज आएगा, दवा उसके मुंह में डाली जाएगी ताकि ये क्लियर हो जाए इसने दवा खाई है। उसके बाद देखा इंसिडेंस घट गए, काफी इंसिडेंस घटने लगे। तो ये डॉट रिजीम जो हमारी है डॉट्स, वो बहुत सफल हुई और भयंकर सफल हुई। उसके बाद ये शुरू हो गई। अब जितने भी हैं, अब एक ऑर्डर आया कि जो डॉक्टर टीबी का इलाज करेगा या जो केमिस्ट टीबी की दवा करेगा, वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेगा उस मरीज का। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो डॉक्टर पनिशमेंट हो जाएगा, उसको सजा होगी या उस केमिस्ट को सजा होगी। इसलिए आप आउटडोर जाकर ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। ऐसा नहीं जाके दुकान से दवा खरीद लोगों टीबी की दवाई दी, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर्स देख रहे हैं, वो डॉट सेंटर इसलिए भेजते हैं ताकि वहां रजिस्ट्रेशन हो जाए और ये पता पड़ जाए कि देश में कितने टीबी के मरीज हैं, कितने दवा खा रहे हैं, कितने MDR हो गई है, कितनों की डेथ हो गई है। तो हमारा डाटा एक पूरे का पूरा सीरीज में चलता रहता है। इसीलिए हमारा डॉट सेंटर बहुत सफल हो गया है। और सभी को, जितने भी समाज में अगर किसी को टीबी हो तो वो चुपचाप कह दे भाई डॉट सेंटर पे जाइए, वहां आपको दवाई खिलाई जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई आती है। तो ज्यादातर पुअर में होती है। अब कहते हैं सर की बहुत अच्छी बात थी कि बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं, इंसिडेंस कम है। देखिए, बैल वही बैठता है जो कमजोर होता है। तो इसलिए जब शरीर आपका कमजोर हो जाएगा तो आपके हर आदमी के अंदर टीबी होता है। इंडिया में एवरी पर्सन हैविंग द टीबी बैक्टीरिया, नोबडी इज फेयर। कोई आदमी ऐसा नहीं है सोचे मैं पहलवान हूं तो मैं टीबी का नहीं हूं, सब में टीबी है। लेकिन जिस दिन उसकी इम्यूनिटी गिर जाएगी, जिस दिन वो दारू पी के इम्यूनिटी गिरा देगा, उसी दिन टीबी के बैक्टीरिया उसके शरीर में आ जाएंगे, वो नहीं रुकने वाले, उसको टीबी हो जाएगी। और दारू का पता ही है, इम्यूनिटी डाउन करती है। स्मैक का पता ही है, डाउन करती है। भुखमरी डाउन करती है, पुअर एपेटाइट डाउन करती है। तो ये सब जो डाउन करते हैं, वो उससे हमारी टीबी हो जाती है। और टीबी का इलाज जो हम डॉट सेंटर पर करते हैं, तो अब ज्यादातर इंसिडेंस उन्हीं लोगों की थी जो बहुत ही पुअर सोशो इकोनॉमिक होते थे।
इसीलिए सोशो इकोनॉमिक बढ़ाने का यही तीसरा एनीमिया मोस्टली होता है, इसमें बहुत सारी इम्यूनिटी डाउन होती है, उसमें भी होता है। अब टीबी बहुत सारी है, बहुत बिगड़ है, फेफड़े की टीबी भी होती है और एक गांठ की टीबी भी होती है, लेडीज में यूट्रस की टीबी हो सकती है, स्किन की भी टीबी हो सकती है, ब्रेन की भी टीबी हो सकती है। तो टीबी बहुत सारे, कोई आदमी ये ना सोचे कि मुझे खांसी नहीं है तो टीबी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर किसी लेडी का मेंस अगर डिस्टरबेंस है, महीना ठीक नहीं आ रहा, किसी लड़की का महीना गड़बड़ आ रहा है, पेट में दर्द रहता है, भूख नहीं रहती, अल्ट्रासाउंड करा रहे, ऐसा नहीं कि उसे ओवरी या यूट्रस की कहीं भी टीबी हो या कहीं फैलोपियन टीबी हो, या किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं। 1 साल का हम लोग एजेबल कपल कहते हैं कि 1 साल के शादी के अंदर 1.5 साल के अंदर बच्चा हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो आप उसका ये देख लें कहीं फैलोपियन टीबी तो पुरानी नहीं हो गई थी। होता क्या है, जवानी में लड़कियों को हो जाती है, लेकिन जब शादी में पता पड़ता है कि उसकी फैलोपियन ट्यूब, बच्चेदानी की जो ट्यूब है वो बंद पड़ी है, तो वो कभी कभी टीबी की वजह से बंद हो जाती है। तो बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो पहला ध्यान इस पर लगाना चाहिए कि हमारे देश में सब कुछ कर सकती है, द टीबी कॉज एवरीथिंग एक्सेप्ट प्रेगनेंसी। एक ही कहावत है कि टीबी सब कुछ शरीर में कर सकती है एक्सेप्ट प्रेगनेंसी। तो इसीलिए जब भी कोई डिसीज आपको लगती है, नहीं आ रहा है, बहुत सारे गांठ हैं, कहीं की गांठ आती है, लेकिन बच्चों में जो टीबी मोस्टली है वो हमारे गर्दन में जो गांठ है, बहुत सारे लोग लेके आते हैं, हमारे पास भी लाते हैं। तो उसका इलाज है, माइंटूस टेस्ट करा लेते हैं। एक सीबी नेट आया है, सीबी नेट इसलिए कराया जाता है, उससे ड्रग रेजिस्टेंट देखते हैं हम लोग, ड्रग रेजिस्टेंट तो नहीं है। एमडीआर के लिए सीबी नेट कराना बहुत जरूरी है, जो सारे के सारे लोग कराते हैं। अब टाइम कम है, मैं इतना ही बोलूंगा, क्योंकि नहीं तो मैं नमक पे बोलता कि साल्ट कितना लेना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम साहब। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आज टीबी के विषय में भी विस्तार से चर्चा हो गई। कार्डियोलॉजिस्ट सर डॉक्टर, हाँ हाँ बहन डॉक्टर जी, यूएस लाल जी अगर हो तो प्लीज आए। डॉक्टर यूएस लाल आपको